वो ये है कि 76 पॉइंट के साथ निफ्टी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है और 150 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी है। मिड कैप चल रहा था, शुरुआत में ज़्यादा तेजी थी, लेकिन अभी वो भी 100 पॉइंट की रफ्तार के साथ थोड़ा सा सुस्ती है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें यानी बढ़ने घटने वाले शेयर्स की संख्या तो 1600 के आसपास 1588 शेयर्स में तेजी और 1262 शेयर्स में वीकनेस है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन फिर भी मजबूती बनी हुई है। निफ्टी 20,200 की तरफ मार्च कर रही है। अमित जी नमस्कार, निफ्टी का क्या रुख है आज का? जी नमस्कार नीरज जी एंड नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। नीरज जी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हम देखें, कहीं कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर जा रही है। तो जब तक ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड के साथ बने रहें। खाली हमें स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रेल करनी है, मार्केट ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए, डिप्स पे बाय करना चाहिए और फिलहाल कोई शॉर्टिंग की कहीं भी कोई सलाह नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी कहीं पे भी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। 20,174 का लगभग स्पॉट पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी की पोजिशनल है तो देन ही कैन होल्ड विद अ टारगेट ऑफ 20,050 और नियर टर्म में 20,250 300 पॉसिबल है। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने एक क्रूशल अपना रेजिस्टेंस टेकआउट किया 46,000 का। तो यहाँ पे भी बने रहे, स्टॉप लॉस रखे 45,800 तक एंड टारगेट्स पॉसिबल 46,500। तो जब तक ये पार्टी चल रही है हमें इसे एंजॉय करना चाहिए और स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहना चाहिए। ओके, पार्टी एंजॉय करते रहिए और पार्टी के दौरान कुछ और एक्टिविटी अगर आपको करने का मन कर रहा है तो अमित जी दो स्टॉक जिस पे जरूरी बात करना है, एक है बजाज ऑटो, शानदार रैली बन रही है, और दूसरा है ग्रासिम। राय क्या है आपकी दोनों पे? जी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो में अगर हम देखें तो इसकी स्टॉक पे नजर हमारी काफी दिनों से लगभग 4700 के लेवल से है। उसका रैशनल ये था नीरज जी की स्टॉक ने एक राउंडिंग पैटर्न कंसोलिडेशन किया था अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस में, और आज इनफैक्ट जो न्यूज आई उसके बाद एक इसको अच्छा खासा एक बूस्ट मिला। स्टॉक ऑलरेडी रैली कर गया 5%। तो जो बने हुए हैं वो बने रहे, स्टॉप लॉस रखे 5,000 का, और मुझे लगता है कि नियर टर्म में 5250 5300 पॉसिबल है। फ्रेश पोजीशन इसलिए नहीं बनाने की राय दूंगा क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट बाय सिग्नल निकला था लगभग 4750 4800 के आसपास। स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कोई रिट्रेसमेंट आएगी तो फ्रेश एंट्रीज हम प्लान करेंगे, नहीं तो जिसकी पोजीशन है वो बने रहे इसमें विद द स्टॉप लॉस दैट हैज बीन गिवन। और रही बात ग्रासिम इंडस्ट्रीज की, स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रासिम जनरली चलता नहीं है, मैंने कई बार इसका ब्रेकआउट फेल हो जाता, बट दिस टाइम जो इसका ब्रेकआउट लगभग 1900 के लेवल पे आया है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो मैं ये कहूंगा कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत बड़ा हुआ है, अगर कोई रिट्रेसमेंट हल्के फुल्के मिले आने वाले दिनों में तो एंट्री जरूर बनाए। यहाँ पे मुझे 2050 से 2100 तक के लक्ष्य नजर आते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा पोजिशनल है तो 1930 रुपीज का रखूंगा। 2100 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। अच्छा, एक इसी ग्रुप की कंपनी है, आप अगर ट्रैक करते हो उसमें बता दीजिए, वोडा आइडिया ₹12.5 तक पहुंच गया है, रोज चलते चलते धीरे 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 11.75 पे आ गया है। ट्रैक करते हैं आप इसको? जी मैं इसको बीच बीच में जरूर ट्रैक करता हूँ, क्योंकि लेकिन इसमें कम लोगों का इंटरेस्ट रहता है तो इतना वैसे नहीं ध्यान देता। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि इस बार नीरज जी जो अप ट्रेंड आया है दैट हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। हर जो बुलिश कैंडल बनी है लगभग 9-10 रुपए के आसपास, वहां पे जरूर नजर आ रहा है एक बैक्ड बाय वॉल्यूम स्ट्रक्चर। तो 11 रुपए 70 पैसे का इसका भाव है। लगभग इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 10 रुपए 80 पैसे का, एंड वी शुड राइड द ट्रेंड 12.5 13 रुपए 14 रुपए पॉसिबल है इसमें। अच्छा, आज ओएमसीज में देखिए अमित, काफी कमजोरी क्रूड की वजह से। इंडियन ऑयल का चार्ट देखिए, वो 3% वीक है और ₹92.20 पे ट्रेड कर रहा है इस समय फ्यूचर्स में। कई बार इसने 90 के आसपास आके घुमा के फिर ये 95-96 तक जाता है, लेकिन वहां से फिर रुक जाता, नीचे आता है। इस बार क्या ये तोड़ देगा 90 क्या? नीरज जी अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो 88 रुपीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन और लगभग इसका एक 100 एमआ का मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आता है। हमने अक्सर देखा है कि हर गिरावट में 88-90 में एक बाइंग आ जाती है। आज के सत्र में जो हमने नेगेटिव एक्टिविटी इसमें देखी है, जो बेरिश कैंडल देखी है, वो अभी भी 20 डेमा के ऊपर स्टॉक रेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस फॉल में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मुझे लगता है एक बार 90 रुपीज के टारगेट्स पॉसिबल है। लार्जर फॉल तब आएगी अगर 89 रुपीज के नीचे ये क्लोजिंग बेसिस में बंद होता है
जो इसका लास्ट स्विंग लो है, तो देन इट विल स्लाइड टू इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 85-86 रुपए के आसपास आता है। ओके, तो ये राय थी IOC में। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। अब चलते हैं IPO की तरफ। जो कंपनी लेके आई है समही होटल्स। नाम थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये 3 अक्षर शुरू के हैं, ये प्रमोटर के हैं, बाकी होटल इन्वेस्टमेंट है। इसका IPO खुला हुआ, इस पर हम बातचीत करेंगे। कंपनी के MD एंड CEO, CMD एंड CEO आशीष जखनवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज इसका दूसरा दिन है और ये 18 तारीख तक खुला रहेगा। कंपनी 1370 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 170 करोड़ का OFS है। प्राइस बैंड 119 से 126 रुपए। अगर आप अपर बैंड पे ले जाएंगे इसको तो करीब करीब 27-27.5 करोड़ का मार्केट कैप इस पे बनता है। बातचीत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आपकी कंपनी का एक तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पता लगा 3 नाम जो है शुरू के प्रमोटरों के हैं और बाकी होटल इन्वेस्टमेंट है, तो सम ही ऐसे बन गया। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये बताइए कि आपकी कंपनी एक्चुअली क्या करती है? आप होटल चलाते हैं, आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी कंपनी है? क्या करते हैं आप? तो हम एक होटल ओनर और एसेट मैनेजर हैं। हमारे पास 31 होटल हैं जो हम या तो ओन करते हैं या लीज करते हैं, और वो लीजेस भी जो होती हैं वो 30 से 60 साल की होती हैं, तो काफी लंबी होती हैं। और जो भी होटल्स हम ओन करते हैं वो हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में चलाते हैं, वो चाहे मैरियट हो, चाहे हायट हो, चाहे IHG हो। लेकिन हम होटल बनाते नहीं है नीरज जी। हमारा प्रिंसिपल बिजनेस मॉडल है कि जो भी होटल्स अंडर परफॉर्मिंग होते हैं हम उनका एक्विजिशन करके और फिर उसमें टर्न अराउंड करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं, ब्रांड लेके आते हैं, एंड फिर उसके बाद हम उसको होल्ड करते हैं। तो आप खरीद लेते हैं, मतलब बेसिकली आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं या फिर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की लीज लेके फिर उसको आप अलग अलग। तो ये जो मैरियट नाम, फेयरफील्ड नाम, ये सब तो दूसरी मैनेजमेंट कंपनी है जिनके थ्रू आप मैनेज कराते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। होटल हमारे होते हैं, हम ओन करते हैं, और उसके बाद हम एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, चाहे वो मैरियट के साथ हो, चाहे फॉर फेयरफील्ड फॉर इंस्टेंस, या IHG के साथ हो, हॉलिडे इन एक्सप्रेस, और वो फिर हमारे लिए ब्रांड प्रोवाइड करते हैं और होटल चलाते हैं हमारे लिए। ओके, तो मतलब बेसिकली आप एक तरीके से, मैं प्रॉपर्टी कंपनी कहूँ तो गलत नहीं कि आप, क्योंकि मैनेज कोई दूसरा कर रहा है, आप उसको ओन कर रहे हैं और आप किसी के थ्रू अलग अलग ब्रांड नेम से, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये वाला मैरियट किसका है ना, क्योंकि मैरियट तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे ये समझाइए इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, इतना एसेट लाइट का जमाना है और आप प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। नहीं, तो नीरज जी, कैपिटल एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। एसेट लाइट, एसेट हैवी जो है कभी कभी एक वर्ड बन चुके हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, काफी अच्छा सपोर्ट है रेट ग्रोथ के लिए आने वाले टाइम पे, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। और जिस भी इन्वायरमेंट में आपको देखना होता है कि सप्लाई इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, डिमांड इन्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स अच्छे हैं, रेट ग्रोथ अच्छी हो रही है, एबिटा ग्रोथ अच्छी हो रही है। ऐसे इन्वायरमेंट में जो ऑपरेटिंग लेवरेज हम जिसे बोलते हैं वो ओनरशिप के ऊपर ज्यादा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली एसेट लाइट मॉडल में ही वैल्यू क्रिएशन होता है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इंडियन होटल इंडस्ट्री में लिस्टेड पीयर्स में ज्यादातर कंपनीज का 90% से आसपास तक का रेवेन्यू जो होता है ओनरशिप से ही आता है नीरज। कोई ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में अभी फिलहाल जिसका 50% या 60% किसी दूसरे तरीके से आता है। सबका मेन रेवेन्यू सोर्स एसेट ओनरशिप ही है। ओके, अभी कितना डेट है आपके ऊपर और इस फंड से आप कितना रिटायर करेंगे? तो नीरज जी, हमारा अभी डेट है करीब, नेट डेट जो है करीब 2850 करोड़ का है। हमारा IPO का साइज 1200 करोड़ है, जिसमें से करीब 1100 करोड़ जाएगा डेट रिड्यूस करने के लिए। तो IPO के बाद करीब 1750 करोड़ का डेट है। फिर भी काफी ज्यादा डेट रहेगा आपके ऊपर। अच्छा, चूंकि होटल बिजनेस में अब चूंकि आपने तय कर लिया कि हम खरीद के ये सेट क्रिएट करेंगे, तो कैपेक्स के लिए फिर आप डेट लेंगे, और कैसे आप आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? नहीं नीरज जी, अगर आप देखेंगे हमारा 311 करोड़ का EBITDA था 2023 में कंपनी के लेवल पे प्रोफॉर्मा। तो कई लोग उसमें बिना प्रोफॉर्मा के देखते हैं, लेकिन हमने एक नई कंपनी खरीदी थी ACIC पोर्टफोलियो, तो उसके साथ मिला के देखेंगे तो 311 करोड़ का EBITDA था हमारा, और हमारा आउटस्टैंडिंग डेट करीब रहेगा 1750 करोड़ का। कॉस्ट ऑफ डेट हमारी अभी करीब 10.5% होगी, लेकिन आने वाले टाइम पे क्योंकि लेवरेज ठीक हो गई है तो वो और कम आएगी। तो अगर आप देखेंगे तो EBITDA के बाद हमारा मेन एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेट के ऊपर, और बाकी हमारा एक डेप्रिसिएशन होता है जो नॉन कैश होता है। तो कंपनी के पास फ्री कैश होगा डीलेवरेजिंग से, और वो फ्री कैश नीरज जी यूज होगा 2 चीजों के लिए। एक तो यूज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो हम कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, करीब 600 कमरे ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वो 4800 से 5400 जाएंगे। और दूसरा जो थोड़ा पार्ट जो है उसका फ्री कैश का, वो यूज होगा फर्दर डीलेवरेजिंग के लिए।
तो आईपीओ में जो हम एक बहुत बड़ा रेस कर रहे हैं 1100 करोड़ का, और उससे सारा का सारा बैलेंस शीट को सही कर रहे हैं, उससे दोनों एडवांटेजेस होंगे। फ्री कैश मिलेगा ग्रोथ के लिए भी, और पार्ट ऑफ दैट फ्री कैश यूज होगा फर्दर डीलेवरेजिंग के लिए। तो आईपीओ जो है वो डीलेवरेजिंग की एक जो स्टोरी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। ओके, डीलेवरेजिंग के स्टार्टिंग पॉइंट। 620 कमरे आप बताने के और ऐड करेंगे, अभी आपके पास 4800 कमरे और 31 होटल आप चला रहे हैं। हाँ जी। आपका जो रूम है उससे पर ऑक्यूपाइड रूम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं? सो जो हमारा रेफपार है, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू अवेलेबल पर रूम, 2023 में वो करीब 5,700 रुपए था। और जो आप देखेंगे उसमें अलग अलग सेगमेंट है नीरज जी। तो एक ब्लेंडेड जो रेट होता है वो थोड़ा मिसलीडिंग होता है कभी कभी, क्योंकि हमारे जो मिड स्केल होटल उनका रेट करीब 2023 में 3200 रुपए था। जो हमारे अपर मिड स्केल होटल उनका एवरेज करीब 5,000 रुपए था, और जो अपस्केल होटल है उसका एवरेज रेट करीब 7,800 7,900 रुपए के आसपास था। तो हर प्राइस पॉइंट पे हमारे होटल होते हैं, तीनों प्राइस पॉइंट पे हमारे होटल्स हैं गेटवे सिटीज। अच्छा आशीष, ये बताइए, मार्केट में आने वाले लोग ये समझ, मतलब उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कंपनी पैसा कैसे बनाएगी। हाँ जी। कैसे बनेगा ये? अभी तक जो हम देख रहे हैं आपकी बैलेंस शीट, उसमें तो पैसा नहीं बनता दिख रहा सर, तो कैसे बनेगा? अभी तक आपको लॉसेस दिख रहे हैं FY23, FY22, FY21 में। तो FY21-22 में नीरज जी लॉसेस का मेन रीजन था कोविड। आपको मालूम है कि होटल इंडस्ट्री काफी प्रभावित थी कोविड से। 2023 में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फाइनेंस एक्सपेंस आया था हमारे पीएनएल में, करीब 570 करोड़ था। उसमें से करीब 290 करोड़ 296 करोड़ जो था वो नॉन रिकरिंग वन टाइम फाइनेंस कॉस्ट था, राइट। तो वो तो अब दोबारा आना नहीं है। जो एक रिकरिंग फाइनेंस कॉस्ट 270 करोड़ था, वो उसमें भी करीब 100 करोड़ की कमी आएगी, 100-125 करोड़ की कमी आएगी, क्योंकि डेट हमारा करीब 1100 करोड़ से कम हो रहा है। तो EBITDA कंपनी का 311 करोड़ था 2023 में भी, और उसके बाद जो भी हमारा वन टाइम फाइनेंस कॉस्ट हम बुक कर चुके हैं आईपीओ से पहले। जो रिकरिंग फाइनेंस कॉस्ट है उसको हम काफी 100-125 करोड़ से कम करेंगे जो डीलेवरेजिंग होगी। तो उसके बाद जो है कंपनी का पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छे से सेट है। ओके, और ये जो 620 कमरे आप जोड़ रही है, कहाँ पे, किस शहर में जोड़ेंगे आप? नीरज जी, ये हम कमरे ऐड कर रहे हैं कैलकाटा में। वो एक ऐसा बड़ा शहर है जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है अभी, तो एक तो कैलकाटा में ऐड कर रहे हैं, प्लस हम कमरे ऐड कर रहे हैं बैंगलोर में, चेन्नई में, पुणे में, और फिर एक बड़ा इन्वेंट्री हम ऐड कर रहे हैं नवी मुंबई में। 350 कमरे। हाँ जी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज बताइए आशीष जी, चूंकि आप तो होटल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे समझते हैं, क्या ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्रीज को मानना चाहिए? बीच बीच में कुछ 2 साल 3 साल 4 साल का एक पीक आता है, या आपको लगता है कि ये एक सेकुलर ग्रोथ वाला नया ट्रेंड शुरू हुआ कोविड के बाद से? सर, इकोनॉमिक साइकिल्स जो होती हैं वो खाली होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं होती हैं, वो सारे बिजनेसेस के लिए होती हैं, राइट। तो जो इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं वो तो आप रोजाना देखते हो, एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन आप अगर एक फंडामेंटल चीज देखेंगे नीरज जी, आज की तारीख में इंडिया में करीब ब्रांडेड कमरे 1.5 लाख हैं। अगर आप डिमांड ग्रोथ देखोगे तो हमारी डिमांड ग्रोथ का सोर्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरलाइन और ऑफिस स्पेस, बिजनेस होटल्स के लिए। वो सारे के सारे डिमांड ग्रोथ करीब 8 से 12% ग्रो कर रहे हैं हर साल, और जो नई सप्लाई ग्रोथ है वो करीब 2 से 6% है सालाना। तो अगर आप जब देखेंगे तो सप्लाई ग्रोथ जो है डिमांड ग्रोथ से आधी है, तो वो एक बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है, और इसीलिए हमने देखा है पिछले 5-6 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही है होटल इंडस्ट्री की। तो ऐसा बोलना गलत होगा कि एक भी क्वार्टर खराब नहीं आएगा, या ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल कोई ऐसा है जिसमें थोड़ा वीकनेस हो। लेकिन फंडामेंटली फॉर द लॉन्ग टर्म इस सेक्टर में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम बहुत ही हेल्दी है। तो मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में कोई सिक्लिकलिटी, बहुत डीप साइकिल नहीं दिख रही है, लेकिन सीजनैलिटी होती है, कोई 1-2 क्वार्टर में कोई बड़े टॉपिकल इश्यूज आ जाते हैं, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। बट फंडामेंटल डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि इस सेक्टर के पीछे काफी अच्छा सपोर्ट है। आशीष, एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री पे बहुत सरकार का भी फोकस है, इकोनॉमी ग्रो अप कर रही है, तो बिजनेस ट्रेवल्स खूब बढ़ रहे हैं, लोग डोमेस्टिकली बहुत ट्रेवल भी कर रहे हैं। इस बीच आप देखिए कई सारी जो अलग अलग होटल चेन्स आपके कंपटीशन जो सब एक्विजिशन पे लगे हुए हैं, खूब कमरे जोड़ते जाओ, 10,000 15,000 20,000 तक के टारगेट लोग रख के चल रहे हैं। प्राइसिंग भी आप देखिए होटलों के रूम रेंट बहुत बढ़ गए हैं। मुझे चिंता ये हो रही थी कि एक अगर मान लीजिए सिक्लिकल माने कि बीच बीच में छोटी सी साइकिल आएंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसे पीक होता दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे होटल्स भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और फॉर्मलाइज कर रहे हैं। वो नीरज जी, पीक से तो हम बहुत दूर हैं अभी। कुछ मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूँ। पहली बात तो अगर आप देखिए आज की तारीख में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कोई $2,500-3,000 है पर पर्सन। ये $10,000 हो गया ब्राजील में, चाइना में। और जैसे ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा,
ट्रैवल एंड टूरिज्म इसका एक बहुत बड़ा बेनिफैक्टर होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है इंसान खर्चा करता है ट्रैवल करने में, छुट्टी बनाने में, उन सब चीजों। तो एक तो ये डेटा पॉइंट है। दूसरा नीरज जी, आज की तारीख में भी बैंगलोर में 195 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस है, 195 मिलियन स्क्वायर फीट, राइट। वहां पे हमारा एक हॉलिडे इन एक्सप्रेस का एवरेज रूम रेट होगा 4-4.5 के बीच। सिडनी जैसे शहर में जहां पे ऑफिस स्पेस 65 मिलियन स्क्वायर फुट है, वहां पे सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट बिकता है 13,000 रुपए का। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये कहना कि इंडिया में पीक आ गया है वो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेंज है, राइट। क्योंकि अभी हमारा इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा ग्रो कर रहा है, हमारा ऑफिस और एविएशन मार्केट जो है इतना बड़ा हो चुका है कि वो काफी सारे जो एशियन सिटीज हैं उससे दुगना तिगना हो चुका है। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि होटल इंडस्ट्री जो 4,000 पे बिकती है, जो 14,000 की बिकती है कंपेरेबल सिटीज में, वो पीक हो गई है, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ओके, अच्छा मुझे ये पता है कि आपको चूंकि आईपीओ खुला हुआ तो आप कोई गाइडेंस नहीं दे सकते, लेकिन इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कुछ डायरेक्शनल कॉल, छोटा सा क्रिस्पी जवाब जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े आपकी तरफ। नीरज जी, हमारा जो अगर आप EBITDA ग्रोथ देखेंगे बिना एक्विजिशन के, क्योंकि एक्विजिशन तो अलग अलग चीज है, बिना एक्विजिशन के हमारा प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक EBITDA ग्रोथ 172 करोड़ से 260 करोड़ हो गया है, ठीक है ना। और जो हमारा लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे एवरेज रेट ग्रोथ जो थी वो करीब थी 14-15%, ऑक्यूपेंसी साल के आखिरी में थी 72-73%। तो हमारे हिसाब से उस स्टेबल ऑक्यूपेंसी पे नया सप्लाई नहीं आ रहा है। हमने देखा है कि हाई सिंगल डिजिट, अर्ली डबल डिजिट रेट ग्रोथ मिला है, और हम ऐसे कोई फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उस रेट ग्रोथ में कोई रेजिस्टेंस आएगी। ओके आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको, अच्छी लिस्टिंग हो आपकी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। तो ये था आईपीओ, और स्क्रीन पे सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन इसकी दिख रही होगी आपको, और जितने आपके मन में सवाल थे हमने कोशिश की कि वो सारे सवाल आशीष से पूछे जाएं। 18 सितंबर इसका लास्ट डेट है जब ये इशू बंद होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।